नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम्राट बिंबिसार के बारे में। सम्राट बिंबिसार जिन्होंने मगध साम्राज्य को स्थापित किया और मगध महाजनपद को साम्राज्य का स्वरूप देने का भी प्रयास किया। और ये वही मगध साम्राज्य था जिसे बाद में मौर्यों ने अखंड भारत का स्वरूप दिया। तो अपने आप में यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है उन छात्रों के लिए जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी अभी वर्तमान में कर रहे हैं या आने वाले समय में एग्जामिनेशन में शामिल होना चाह रहे हैं। तो उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर आप अगर यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं या यूपीएससी पीसीएस के एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं या होने वाले हैं। इसके अलावा यह टॉपिक स्कूलिंग के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने उन सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह टॉपिक रहने वाला है और उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और सम्राट बिंबिसार को लेकर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर है वो मैं आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए सीधा हम लोग स्क्रीन पर चलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिंबिसार के बारे में, जो मगध साम्राज्य के निर्माता थे। तो किस तरह से इन्होंने मगध साम्राज्य को स्थापित किया, इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही और किस तरह से इन्होंने राज्य निर्माण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरुआत में हम लोग बिंबिसार से परिचित होते हैं, बिंबिसार को समझने का प्रयास करते हैं। बिंबिसार लगभग 543 से 492 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य में रहे या मगध साम्राज्य के वो शासक रहे। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। आप सबको पता है कि मगध साम्राज्य का जो सबसे प्रथम राजवंश था वो हर्यक वंश था और बिंबिसार हर्यक वंश के ही बेसिकली संस्थापक थे, का महत्वपूर्ण शासक था। उसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया और मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। वह भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के ही समकालीन थे बिंबिसार। तो इससे बिंबिसार के बारे में और ज्यादा हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि समकालीन ग्रंथों में भी, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो, जैन ग्रंथ हो और कुछ हद तक ब्राह्मण ग्रंथों में भी बिंबिसार के बारे में विस्तार से उल्लेखित किया गया है। उसने जैन और बौद्ध धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। ये भी महत्वपूर्ण है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से उन्होंने जैन और बौद्ध धर्मों को संरक्षित भी किया था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिंबिसार के विषय में जानकारी के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो बिंबिसार के विषय में जानकारी के स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है बौद्ध साहित्य, क्योंकि स्वयं बिंबिसार भी, आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म पर ही उनकी आस्था थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि बौद्ध साहित्य में बिंबिसार के विषय में बहुत सारी जानकारियां शामिल की गई हैं, लिखी गई हैं। खास करके उनके बारे में जो जानकारी हम लोगों को पता चलती है वो महावंश, जो श्रीलंका का एक बौद्ध इतिहास है, उसके बारे में उस पुस्तक में हमें बिंबिसार का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दीपवंश, यह भी श्रीलंका का ही बौद्ध साहित्य है और इसमें भी हम लोगों को बिंबिसार का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा विनय पिटक, जो बौद्ध भिक्षु संघ का नियम ग्रंथ है, इसमें भी हम लोगों को बिंबिसार का उल्लेख कई बार देखने को मिलता है।
इसके अलावा एक प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य जिसे हम लोग जातक कथा के नाम से जानते हैं, जिसमें बिंबिसार जातक कथा जिसमें गौतम बुद्ध के प्राचीन स्वरूप या आप कह सकते हो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन है। तो इसमें बिंबिसार को सेनीय नाम से उल्लेखित किया गया है, सेनीय का नाम दिया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट निकल करके आता है कि बिंबिसार के एक अन्य नाम सेनीय भी था। कई ग्रंथों में आपको श्रोणिक या श्रेणिक नामक शब्द भी दिखाई देंगे, आगे हम उसके अभी उल्लेख करेंगे। जैन साहित्य की अगर बात करें कि जैन साहित्य में कहां कहां पर किस किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में बिंबिसार का नाम उल्लेखित हुआ है, तो सबसे पहला हम बताना चाहते हैं कल्पसूत्र में, जो जैन आचार्य भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी बिंबिसार के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है। इसके अलावा भगवती सूत्र, यह भी एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है और जैन परंपरा में इसमें भी बिंबिसार का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्राह्मणिक ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम लोग बात करें तो पुराणों में कुछ हद, बहुत अधिक तो हम नहीं कहेंगे कि बिंबिसार का उल्लेख है, बट हर्यक वंश का पुराणों में संक्षिप्त उल्लेख हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो समकालीन साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए या बिंबिसार के बाद भी लिखे गए, तो उन ग्रंथों में बिंबिसार के बारे में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जानकारी हम लोगों को मिलती है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में शुरुआती अभिलेख अशोक के समय से शुरू होते हैं और बिंबिसार अशोक से बहुत पहले थे और तभी तक अभिलेख लिखने की परंपरा हमारे यहाँ पे नहीं थी। तो बिंबिसार जैसे शासकों के बारे में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हो एकमात्र स्रोत हमारे पास रह जाता है, वो साहित्यिक ग्रंथ या जो साहित्य अलग अलग प्रकार के लिखे गए, चाहे वो धार्मिक हो या मानवीय हो, जो भी महत्वपूर्ण साहित्य उस समय लिखे गए, उनमें जो जानकारियां है उसी को इकट्ठा करके हम इन राजाओं के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इनके जन्म और वंश और उदय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका वंश कौन सा था, तो बिंबिसार के बारे में कहा जाता है बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था, है ना। ये बेसिकली हर्यक वंश के फाउंडर माने जाते हैं। इसकी स्थापना उसके पिता भट्टिय, है ना, ने की थी, जिसे महापद्म भी कुछ साहित्यों में कहा गया है। पुराणों में इसे क्षत्रिय वंश का बताया गया है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसे शिशुनाग वंश से पूर्ववर्ती माना गया है। तो पुराणों में हर्यक वंश को एक क्षत्रिय राजवंश माना गया है, तो इस तरह से बिंबिसार एक क्षत्रिय शासक हो जाते हैं और बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जो बिंबिसार थे वो शिशुनाग वंश से पूर्ववर्ती राजवंश थे। इस तरह के उल्लेख हमें अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलता है। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा बौद्ध ग्रंथों में उन्हें सेनीय कहा गया है, तो वहीं कुछ ग्रंथों में श्रोणिक नाम या उनके बचपन का नाम श्रेणिक बतलाया गया है जैन ग्रंथों के अनुसार, या बिंबिसार, ये बौद्ध ग्रंथों में उनका जन्म का नाम या शुरुआती नाम देखने को मिलता है। तो जैन साहित्य में उनका एक और नाम देखने को मिलता है श्रेणिक। ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। बिंबिसार कब शासक बना, तो 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा अकॉर्डिंग टू महावंश। महावंश ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार जब सिर्फ 15 वर्ष की आयु का था तब वह गद्दी पर आसीन हुआ था और उसने जो अपनी राजधानी बनाई वो राजगृह को बनाई। जैसा कि पता है उस समय राजगीर एक बहुत ही सुरक्षित नगर हुआ करता था, क्योंकि यह स्वयं 7 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ था और 7 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यह एक सुरक्षित किला हो जाता था और यहाँ पर जो बाहरी आक्रमण का संकट था वो कम से कम था। और मगध के उत्कर्ष में
राजगृह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मगध अगर आगे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा तो उसमें राजगीर और पाटलिपुत्र जैसे सुरक्षित राजधानी की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। वर्तमान राजगीर ये कहाँ पर है? बिहार में है, को बनाया जो पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित नगर था। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो याद रखिएगा यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक महत्वपूर्ण नगर था, है ना। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित राजधानी था जिसे बिंबिसार ने अपनी राजधानी के लिए चुना था। मगध साम्राज्य की राजधानी की और बात करें अगर, तो उसने राजगीर या वर्तमान राजगीर को पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित किलेनुमा नगर बना दिया, है ना। इसे प्राचीर के माध्यम से बिंबिसार ने घेर दिया। हालांकि तभी ईंटों के बदले लकड़ी के माध्यम से ही घेरा जाता है, इसीलिए अभी इसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य बहुत हद तक कम दिखलाई देते हैं या नहीं दिखलाई देते हैं। इससे मगध की रक्षात्मक शक्ति बढ़ी। मगध की राजधानी राजगीर को बना लेने से क्या हुआ कि इसकी रक्षात्मक जो शक्ति थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई और इससे मगध एक सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित हो पाया। साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें, जैसा कि पता है कि बिंबिसार ने ही मगध महाजनपद को मगध साम्राज्य में परिवर्तित करने के लिए प्रथम कदम उठाए थे, उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो उन्होंने अलग अलग माध्यमों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मगध को विस्तारित किया। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल युद्ध के माध्यम से अलग अलग राज्यों को जीतना शुरू कर दिया या केवल कूटनीति के माध्यम से ही संबंध स्थापित किए, नहीं, वो हर तरीका अपनाया जिसके माध्यम से उनका साम्राज्य सुरक्षित रह सके और उसमें एक विस्तार भी देखने को मिले। जैसे कि उन्होंने अंग राज्य को सीधे परास्त करके अपने राज्य में मिला लिया, तो वहीं कूटनीतिक विवाहों के माध्यम से उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ या जो भी राज्य हैं उनके साथ एक दोस्ती नुमा कदम बढ़ाया। तो वहीं कुछ राज्यों के साथ, जैसे आप देखोगे अवंती के साथ उन्होंने दोस्ती करके अपने राज्य को सुरक्षित किया। इसीलिए इसे मगध साम्राज्य का सबसे महान कूटनीतिज्ञ और युद्ध प्रिय शासक कहा जाता है, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपको बतलाया था। तो बिंबिसार ने वैवाहिक गठजोड़, युद्ध एवं कूटनीति के माध्यम से मगध का विस्तार किया। आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। वैवाहिक गठजोड़ की एक बार बात कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक मैरिज। बिंबिसार ने राजनीतिक स्थिरता और साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया है। कौन कौन से राज्यों के साथ अब उन्होंने विवाह किया, कौन कौन उनकी प्रमुख रानियां थी, है ना, इनके बारे में भी हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। तो कौशल राज्य से वैवाहिक संबंध उन्होंने स्थापित किया सर्वप्रथम, और उस समय कौशल एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा था। राजा प्रसेनजीत अपने आप में स्वयं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखता था, वो भी मगध को जीतने में प्रयासरत था, लेकिन उन्होंने बहुत चतुराई के साथ कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह कर लिया। इससे क्या हुआ कि अब बिंबिसार महाकौशल का बहनोई हो गया और मगध पर कौशल के आक्रमण का खतरा पूरी तरह से थम गया। न सिर्फ उन्होंने कौशल राज्य से दोस्ती किया, बल्कि इस संबंध में मगध को काशी, जिसे हम वर्तमान वाराणसी के नाम से जानते हैं, क्षेत्र में करमुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया कि आप काशी में अब करमुक्त व्यापार कर सकते हैं। इससे मगध संपन्न भी हुआ। बाद में कौशल ने काशी को दहेज के रूप में मगध को पूरी तरह से सौंप दिया। बाद में अब अगले मेरे वीडियो में जब हम अजात शत्रु के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो आपको बतलाएंगे कि किस तरह से इसी काशी का जब पुनः प्रसेनजीत ने अधिग्रहण कर लिया तो उसके बाद अजात शत्रु और प्रसेनजीत के मध्य युद्ध हुआ था। तो काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आगे चल के बनता है। तो काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया था बिंबिसार ने, किससे? राजा प्रसेनजीत से, जो कौशल के
राजा थे, कोसल के सम्राट थे। वैशाली या लिच्छवी गणराज्य से भी उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया, जिससे वज्जी संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। यह संबंध मगध के उत्तरी विस्तार में सहायक रहा। तो मगध का उत्तर क्षेत्र में विस्तार करने में वैशाली के साथ वैवाहिक संबंध उनके लिए फायदेमंद रहा। और यहीं पे आपको ये भी पता है कि गौतम बुद्ध भी इसी घराने, गौतम बुद्ध की माता जो थी वो भी इसी घराने से आती थी। और आप देखोगे कि इस तरह से गौतम बुद्ध और बिंबिसार दोनों भी रिश्तेदार हो जाते हैं, और इसी कारण से गौतम बुद्ध के प्रति बिंबिसार के मन में एक अगाध स्नेह और प्रेम था। मद्र देश की राजकुमारी से भी उन्होंने विवाह किया था। मद्र से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मद्र कहाँ पे पड़ता है? तो पंजाब क्षेत्र में है ना, जो वर्तमान पंजाब का क्षेत्र है वहां पे मद्र राज्य स्थापित था। उन्होंने मद्र राजकुमारी, जिसका नाम क्षेमा था, से भी विवाह किया, जिससे पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ा। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों के राजकुमारियों से उन्होंने, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को चारों तरफ से अपने रिश्तेदारों और मित्रों से, सगे संबंधियों से जोड़ लिया, जिससे कि मगध राज्य पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। कूटनीतिक संधियां और मित्रता। इसके अलावा बिंबिसार ने, डिप्लोमेटिक अलायंस की बात करें तो बिंबिसार ने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर अथवा उन्हें जीत कर साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया। जहां से उन्हें खतरा लगता था, जैसे अंग उन्हें लगातार चुनौती दे रहा था, अंग के साथ उनकी एक लंबी शत्रुता मगध की चली आ रही थी, तो उन्होंने मगध राज्य को, अंग राज्य को पूरी तरह से पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। और जहां जरूरत हुआ मित्रता करने का, तो उन राज्यों के साथ उन्होंने मित्रतापूर्ण रिश्ता स्थापित कर लिया। जैसे गांधार के राजा पुक्कू साती का नाम उल्लेखित होता है, के साथ बिंबिसार का पत्र व्यवहार था, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित है। तो गांधार के साथ उन्होंने मित्रवत अपना रिश्ता बना लिया। अवंती के साथ बात करें तो उज्जैनी सॉरी माफ करिएगा, अवंती की अगर हम लोग बात करें तो अवंती के साथ किस प्रकार का संबंध था? तो अवंती के शक्तिशाली राजा प्रद्योत महासेन के साथ मित्रता बनाए रखी। कथाओं के अनुसार प्रद्योत जो पांडु रोग से बीमार पड़े, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा, जिससे दोनों राज्यों के बीच शांति बनी रही। आपको पता है कि अवंती भी लगातार मगध को चुनौती दे रहा था, दोनों में एक प्रकार की शत्रुता ही थी। बहुत अच्छा संबंध आप कह सकते हो अवंती और मगध का नहीं था। लेकिन जब प्रद्योत एक बार बीमार पड़ गए, तो बहुत ही चतुराई का परिचय देते हुए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को उनके इलाज के लिए भेजा, प्रद्योत महासेन के इलाज के लिए। और इससे प्रद्योत महासेन बहुत प्रसन्न हुए जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और इसके बाद अवंती और मगध लंबे समय तक दोस्त बने रहे, लंबे समय तक दोनों राज्यों के बीच मित्रता बनी रही। अंग राज्य के साथ संबंध की अगर बात करें तो प्रारंभ में अंग, जो वर्तमान भागलपुर बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, मगध का प्रतिद्वंदी था। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां उपशासक नियुक्त कर दिया। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो अंग को मगध ने अपने साम्राज्य में मर्ज कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे मगध का पूर्वी विस्तार हुआ। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बिंबिसार ने बहुत ही चतुराई के साथ अपने शासन को आगे बढ़ाया। जब जरूरत पड़ा उन्होंने राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। जब जरूरत पड़ा उनके साथ वैवाहिक संबंध कर उनके साथ रिश्ता बना लिया। जब जरूरत पड़ा, जैसा जहां पे मौका मिला, अवंती के साथ उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली। तो जहां जिसके साथ मौका मिला उस तरह का रिश्ता उन्होंने निभाया। और इसीलिए इसे मगध साम्राज्य का सबसे महान कूटनीतिज्ञ
और धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जाता है, या फिर इसे एक युद्ध प्रिय शासक कहा जाता है। जब जैसा मौका मिला उस तरह का उन्होंने काम किया। धार्मिक नीति की बात करें तो बुद्ध और जैन दोनों धर्मों को समान संरक्षण दिया, हिंदू धर्म को भी उन्होंने संरक्षित किया। तो जितने भी महत्वपूर्ण उस समय के समकालीन धर्म थे, सभी धर्मों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, अच्छा संबंध बनाया, और इसी कारण से बिंबिसार की छवि अलग अलग साहित्यिक ग्रंथों में एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में हमें दिखलाई देती है। बिंबिसार एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जिसने सभी धर्मों को प्रोत्साहन दिया। किसी एक धर्म के प्रति उनका झुकाव केवल नहीं था। बौद्ध धर्म के साथ संबंध की अगर हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के लट्ठी ग्राम कोई जगह है में उनकी पहली मुलाकात हुई। बाद में बिंबिसार ने वेणु विहार या वेणु वन विहार उन्हें गौतम बुद्ध को दान में दिया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रथम आवासीय विहार दान दिया। उपाली एवं अनुरुद्ध जैसे प्रमुख भिक्षुओं को उन्होंने संरक्षण दिया। तो इस तरह से आप देखोगे कि बौद्ध धर्म के साथ बिंबिसार का बहुत ही प्रिय संबंध था। जैसा कि मैंने बताया कि गौतम बुद्ध और बिंबिसार आपस में रिश्तेदार भी थे। जैन धर्म में योगदान की अगर हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी का समकालीन थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे बिंबिसार। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने उन्हें संरक्षण दिया। पावापुरी में जैन मुनियों को आश्रय स्थल प्रदान किया। ब्राह्मण धर्म के समर्थन की बात करें तो उन्होंने भी कई यज्ञों का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने बलि प्रथा का, खासकर मानव बलि प्रथा का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। अब हम लोग अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, यानी बिंबिसार जो अपने आप में एक महान शासक था, किस तरह से अपने पुत्र के ही कारण उनको सत्ता से हटना पड़ गया, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बिंबिसार जिनका बेटा अजातशत्रु था, जो बाद में मगध का एक बहुत ही शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक बनता है, जिसे हम अगले वीडियो में जब भी मौका मिला अजातशत्रु पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो अजातशत्रु का हम उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो अजातशत्रु ने देवदत्त कौन था आपको पता है, यह भी गौतम बुद्ध का एक प्रकार से कह सकते हो प्रतिद्वंदी था, है ना। इन्होंने देवदत्त ने बहुत बार अलग अलग मौकों पर गौतम बुद्ध के साथ खिलाफ षड्यंत्र किया था। तो देवदत्त बुद्ध के विद्रोही चचेरे भाई थे, के बहकावे में आकर बिंबिसार को गद्दी से हटा दिया। क्योंकि उनका झुकाव गौतम बुद्ध की ओर बहुत ज्यादा था, तो देवदत्त ने अजातशत्रु को उकसाया, और उकसाने के कारण क्या हुआ कि बिंबिसार को उन्होंने गद्दी से हटा दिया। हालांकि उन्होंने अपने पिता की हत्या की अथवा नहीं की, यह एक विवादास्पद मुद्दा है। कई ग्रंथों में अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, यानी पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है, खासकर बौद्ध ग्रंथों में। वहीं जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में यह बतलाया गया है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने नहीं की थी, बल्कि स्वयं बिंबिसार ने आत्महत्या कर लिया था। जो भी हो, इतना तो सही है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को सत्ता से हटा करके जेल में बंदी बना दिया था। तो मृत्यु की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने उसे जहर देकर मार डाला, जबकि जैन ग्रंथों में आत्महत्या का उल्लेख है। ऐतिहासिक महत्व उनके विरासत की अगर बात करें, मगध को महाशक्ति उन्होंने बनाया, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसे आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। प्रथम सुसंगठित साम्राज्य को स्थापित किया। धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत किया। कूटनीतिक विवाहों के द्वारा राज्य विस्तार की नीति अपनाई। तो इस तरह से बिंबिसार ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ अपने शासन का परिचय दिया और मगध के महान सम्राटों की लिस्ट में अपने आप को शामिल कराया। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया, अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, तो
आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगा, आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।